हेलो दोस्तों, तो आप देख सकते हैं मैंने जैसे वैसे सब क्वेश्चन बताया था क्लास 9 का सारा क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन लड़ा है। आप देख सकते हैं ये क्लास 10th का जो है वह क्वार्टरली एग्जामिनेशन है, यानी एक त्रैमासिक जो है वो परीक्षा है। मैंने जो जो क्वेश्चन बताया था क्लास 9 का और 10 का भी वो सारा क्वेश्चन लड़ा है दोस्तों, है ना। अब मैं लेके आया हूँ क्लास 10th का विज्ञान का VVI क्वेश्चन, और यही क्वेश्चन जो है पक्का जो यही क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से लड़ेगा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है वो 101% जो है वो आने का चांस है। तो चलते दोस्तों क्वेश्चन शुरू करते हैं। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। जो जो मैंने क्वेश्चन पहले बार बताया था सारा क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में लड़ा है। तो चलते हैं, फिर न्यू क्वेश्चन लेके आए हैं, विज्ञान का लेके आए हैं। अब ये क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं। ये सारे क्वेश्चन जो है आने का चांस है और 100% आएगा दोस्तों। तो चलते हैं क्वेश्चन को शुरू करते हैं। सारे क्वेश्चन को याद कर ले, रट ले, ये कल के परीक्षा में आएगा। ये सारे क्वेश्चन जो है 2 जुलाई की विज्ञान की परीक्षा जो है कल 10 क्लास का सारे क्वेश्चन आने का चांस है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं, वीडियो को बढ़ाते हैं आगे की ओर और सारे क्वेश्चन को याद कर ले। हेलो दोस्तों, फास्ट सक्सेस क्लास में स्वागत है। जैसा कि मैं क्लास 10 का लेके आया हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्लास 10 का लेके आया हूँ। जैसे मैंने जो पिछले बार क्वेश्चन बताया था, अभी भी जो क्वेश्चन बताया हूँ क्लास 9 और 10 का सारा क्वेश्चन लड़ा है। अभी हाल ही जो है हिंदी और संस्कृत का एग्जाम पढ़ा है, तो जो जो मैंने क्वेश्चन बताया है सारे क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आए हैं। 100% लड़ने का चांस है। तो चलते हैं, आज हम साइंस का क्वेश्चन लेके आए, विज्ञान का क्वेश्चन लेके आए। ये भी क्वेश्चन जो है मेरे प्यारे बच्चे, सारे दोस्त मेरे प्यारे बच्चे, ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो 100% लड़ने का चांस है। तो चलते हैं, क्वेश्चन लेके आए हैं, देखिए सारा क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन जो है आने का चांस है 100%। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। ये सारे क्लास 10 का क्वेश्चन है। जैसे हिंदी और संस्कृत क्वेश्चन लड़ा है, इसी तरह ये भी क्वेश्चन लड़ेगा। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन है क्या है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। आपको बताना है कि समतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब जो है वो कैसा होता है। इसका 4 ऑप्शन दिया गया है। तो चारों में से इसका सही जवाब क्या होगा, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर होगा डी, यानी आभासी और उल्टा, है ना। सॉरी, इसका गलत होगा। इसका आंसर जो आ जाएगा वो आंसर आएगा ऑप्शन बी आएगा, यानी इसका आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है। क्वेश्चन नंबर दूसरा आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है कि निम्न में कौन दर्पण जो है वह दंत चिकित्सा द्वारा प्रयोग किए जाते हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें कौन क्वेश्चन होगा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी अवतल दर्पण का उपयोग जो है हम दंत चिकित्सा के प्रयोग के लिए करते हैं। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर, आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर आपका ये है। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी अनंत होगा। ठीक है, इसी तरह को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं चौथा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा क्या है कि एक दूरस्थ वस्तु के लिए अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। एक दूरस्थ वस्तु के लिए अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी वास्तविक और उल्टा, चूँकि अवतल दर्पण में जो है वास्तविक और उल्टा ही प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, इसको चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। उसके बाद बताना है क्वेश्चन नंबर 5वां क्या है, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष होता है क्वेश्चन नंबर 5वां क्या, आप देख सकते हैं क्वेश्चन 5वां क्या है कि मुख्य अक्ष जो है ना, मुख्य अक्ष जो है वो होता है, सॉरी 5वां देख सकते हैं कि मुख्य अक्ष होता है। मुख्य अक्ष कैसा होता है, इसके तरह 4 ऑप्शन दिया गया है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब होगा 5वां का सी होगा, यानी ए और बी दोनों होगा। उसी तरह देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि गोलाकार दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है। गोलाकार दर्पण की वक्रता त्रिज्या कैसी होती है, इस तरह इसका 4 ऑप्शन है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी उसकी फोकस दूरी का दुगुना, उसकी फोकस दूरी का दुगुना होता है। ठीक है, इसको चलते क्वेश्चन नंबर आपका 7वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां में क्या है कि उत्तल दर्पण हमेशा बनाता है। उत्तल दर्पण हमेशा क्या बनाता है, कैसा प्रतिबिंब बनाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी आभासी सीधा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं 8वां देख सकते हैं। 8वां क्या है कि फोकस दूरी की इकाई क्या होती है। 8वां क्वेश्चन है फोकस दूरी की इकाई क्या होती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी मीटर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर
9वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9वां में क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब है। वास्तविक प्रतिबिंब क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है और काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं ना। तो इस तरह देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां में क्या है, यदि वस्तु अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र पर हो तो प्रतिबिंब होगा। प्रतिबिंब कैसा होगा, इसका सही जवाब क्या होगा, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, यानी समान। कैसा हो जाएगा, समान आकार और उल्टा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 में आप देख सकते हैं क्या, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कि पार्श्व व्युत्क्रम देखा जाता है। पार्श्व व्युत्क्रम जो है वो देखा जाता है। इसका सही जवाब क्या होगा, तिगर्मा का जो है सही जवाब होगा, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी समतल दर्पण में। यानी समतल दर्पण में जो है वो पार्श्व व्युत्क्रम देखा जाता है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12 में क्या है, लिखा हुआ है कि ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को कहते हैं। फोकस, ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी फोकस दूरी कहा जाता है। ठीक है, कई बच्चे क्वेश्चन धुंधला आया है, धुंधला ही लिए ताकि किसी को शक ना हो कि मैंने क्वेश्चन को आउट किया है, वायरल किया है, इसलिए मैंने क्वेश्चन धुंधला लिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 में देख सकते हैं कि वाहन में पीछे देखने के लिए प्रयोग किया जाता है। कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो इस तरह 4 ऑप्शन है, चारों में से इसका सही जवाब होगा सी, उत्तर दर्पण का हम प्रयोग करते हैं। इसको चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है कि अवतल दर्पण के द्वारा अनंत पर बना प्रतिबिंब होता है। कैसा प्रतिबिंब होता है, तो इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, अत्यधिक बड़ा हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है कि यदि वस्तु अनंत पर हो तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है। कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, तो 15 का इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी फोकस पर बनता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया हुआ कि आप देख सकते हैं कि दर्पण का सूत्र क्या होता है। दर्पण का सूत्र क्या होता है, इस तरह 4 ऑप्शन दिया गया है। तो दर्पण का सूत्र इसका सही जवाब होगा 1/v + 1/u, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया हुआ है कि किसी स्थिति में अवतल दर्पण के समान आकार का प्रतिबिंब बनाएगा। कैसा बनाएगा, तो 17 का जो है इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, वक्रता केंद्र पर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखते हैं 18 नंबर। 18 में क्या है कि उत्तल दर्पण हमेशा बनाता है। उत्तल दर्पण जो है वो हमेशा कैसा बनाता है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी आभासी और सीधा प्रतिबिंब जो है वो बनाता है। इसका सही जवाब होगा सी। उसको चलते क्वेश्चन नंबर 19 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में आप देख सकते हैं कि समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन होता है। समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन होता है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी 1 के बराबर होता है। ठीक है, उसको चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है कि जब आवर्धन ऋणात्मक हो तब किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, तब कौन सा प्रतिबिंब बनेगा, इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, यानी वास्तविक और उल्टा बनता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 में देख सकते हैं कि समतल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब के लिए निम्न में कौन सा सही होगा, यानी समतल दर्पण द्वारा 21 में क्वेश्चन है कि समतल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब के लिए निम्न में कौन सा सही नहीं है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, यानी छोटा होगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है, 22 में क्या कि सोलर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग होता है, तो इस तरह इसका 4 ऑप्शन है, चारों में से इसका देखा जाए तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण में जो है इसका सही आंसर होगा। उसी तरह देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है
कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी होती है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी वस्तु की दूरी के बराबर होता है। ये इसका सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 में देखते हैं। 24 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 24 में देखते हैं कि जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच होती है तो अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब है ना होता है। कैसा होता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी आभासी और सीधा बराबर होगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। 25 में आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है कि दूध से दही बनने की क्रिया का उदाहरण है। दूध से दही बनने की क्रिया का उदाहरण क्या होगा? इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या देखते हैं कि प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का एक उदाहरण है। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का एक उदाहरण है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, यानी प्रकाश संश्लेषण होगा। ठीक है, उसको चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या है कि निम्नलिखित में कौन रासायनिक परिवर्तन है? कौन सा रासायनिक परिवर्तन हमको बताना है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, कागज का जलना। कागज का जलना जो है वो एक रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं अगला वीडियो की अगला प्रश्न की। क्वेश्चन नंबर 28 में देख सकते हैं। 28 में क्या कि फेरस सल्फेट है ना। क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 में क्या है कि फेरस सल्फेट के क्रिस्टल का रंग क्या होता है, आपको बताना है। तो इस तरह इसका 4 ऑप्शन दिया गया, 4 में से इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी हरा होगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है? तो कौन सा इसका होगा इसका आंसर? तो देखा जाए तो इसका सही आंसर होगा 29 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में देखते हैं। 30 में क्या लिखा हुआ है कि जब जिंक तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करता है तो कौन सी गैस निकलती है? इस तरह इसका 4 ऑप्शन दिया गया है, 4 में से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या है कि रेडॉक्स अभिक्रिया में जो पदार्थ ऑक्सीकृत होता है वो क्या होता है? तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, यानी अपचायक हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। 32 में क्या आप देख सकते हैं। 32 में क्या है कि लोहा में जंग लगना एक कौन सी अभिक्रिया है? तो देखा जाए तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी एक रेडॉक्स अभिक्रिया है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या है कि कली चूना का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में कौन सा होता है? कली चूना का रासायनिक सूत्र कौन सा होता है? तो देखा जाए तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, 34 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में क्या है कि अम्ल और क्षार की अभिक्रिया को कहते हैं। अम्ल और क्षार की अभिक्रिया को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या है कि कौन अभिक्रिया तापीय विघटन को दर्शाती है? कौन सी अभिक्रिया जो है वह तापीय विघटन को दर्शाती है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में। क्वेश्चन नंबर 36 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या है कि जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तो निकलने वाली गैस निम्नलिखित में कौन सा होता है? तो 36 का सही आंसर क्या होगा? तो 36 कैसे देखा जाए तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका 36 का इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका डी हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा? डी, यानी NO2 गैस जो है वो निकलती है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 के बाद क्वेश्चन नंबर 36 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर, है ना,
NO2 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है कि निम्नलिखित में कौन सी धातु तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया नहीं करता। बताइए, फटाफट बताइए बच्चे, प्यारे बच्चे बताइए कौन सा आंसर होगा। तो देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर जो है वो 37 का सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी यानी तांबा। कौन हो जाएगा? तांबा हो जाएगा इसका आंसर। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 38 को देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 38 में क्या दिया हुआ है ना, आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 38 में दिया हुआ क्या है कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा अवशोषित होती है उसे क्या कहते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखते हैं 39 में। क्वेश्चन नंबर 39 में क्या है कि बेरियम क्लोराइड और सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया में बना सफ़ेद अवक्षय निम्नलिखित में क्या है, यानी क्या है बताना है आपको। 39 का क्वेश्चन 39 का, इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी हो जाएगा, है ना, BaSO4 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 में हम देख सकते हैं कि बिजली की सहायता से धातु की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो इस तरह इसका 4 ऑप्शन दिया गया, तो चारों में से इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी, यानी विद्युत अभिलेपन कहलाता है। क्या कहलाता है? विद्युत अभिलेपन कहलाता है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में क्या है कि निम्नलिखित में कौन सा एक संतुलित रासायनिक समीकरण आपको बताना है। इसका सही आंसर क्या होगा? तो 41 का जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह बताते हैं क्वेश्चन नंबर 42 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में क्या है कि शोषण में किस प्रकार की अभिक्रिया होती है। शोषण में किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? तो 42 का जो है वो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 में क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड और चूना जल की अभिक्रिया क्या बनता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और चूना जल की अभिक्रिया क्या बनता है आपको बताना है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी हो जाएगा, यानी CaCO3 बनता है। ठीक है, उसी तरह देखा जाए क्वेश्चन नंबर 44 का है। क्वेश्चन नंबर 44 में कह रहा है क्या कि निम्नलिखित में कौन रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है, आपको बताना है। तो कौन सा नहीं है? तो 44 का जो है वो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पानी का उबलना, क्योंकि पानी का उबलना जो एक भौतिक अभिक्रिया है। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। उसी तरह 45 देखते हैं। 45 में क्या है दिया हुआ है? 45 में क्या दिया हुआ देखेंगे, है ना। 45 में दिया हुआ क्या कि कॉपर सल्फेट घोल का रंग क्या होता है। कॉपर सल्फेट में घोल का रंग क्या होता है? तो देखा जाए तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, नीला। ठीक है, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर देखते हैं 46 में कि जब लोहे की कील कॉपर सल्फेट के घोल में डाली जाती है तो क्या होती है, क्या होती है आपको बताना है। क्वेश्चन 46 का आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन 46 का जो है वो आंसर हो जाएगा आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी, यानी लोहे पर तांबा की परत, है ना, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह चलते हैं क्वेश्चन नंबर देखते हैं 47। क्वेश्चन नंबर 47 में क्या आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 में है ना कि जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तो क्या देखा जाता है, क्या देखा जाता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भूरा धुआं और पीला अवशेष देखा जाता है। उसी तरह क्वेश्चन 48 चलते हैं। क्वेश्चन 48 में क्या है कि निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया कोशिकाओं में भोजन को ऊर्जा में बदलती है। इसका सही आंसर क्या होगा? 43 का जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, यानी